यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य यागी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। आपको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री बुक से, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अर्थात हम लोग आज पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यानी कैसे हुआ। इस क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारी वीडियोस को एंड तक देखें और साथ साथ में अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को ही देख लेते हैं, यानी कि चैप्टर का नाम, क्योंकि हम आप लोग को पता होता है कि हम लोग को हर पॉइंट को देखना रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं राष्ट्रवाद होता क्या चीज है। यानी कि राष्ट्रवाद पे अगर मैं डिटेल से चर्चा करूं तो सबसे पहले मैं कह दूं कि आप लोग क्या करते होंगे, अपने मम्मी पापा से प्यार करते होंगे, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, कोई पति अपने पत्नी से प्यार करता है। दैट मीन्स जो हमारा यानी ठीक उसी तरीके से जो हम लोग प्रेम करते हैं, अगर हम लोग देश से प्रेम करें तो वो हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं कि नेशनलिज्म भी कहते हैं, ठीक है, या फिर नेशनलाइजेशन भी कहते हैं। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है हमारे मन में या फिर हमारे दिल में जो हमारे देश के प्रति भावना होती है वही हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को राष्ट्रवाद अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब तो मुझे आशा है कि पूर्ण रूप से आप लोग राष्ट्रवाद का मतलब समझ गए होंगे। एक प्रश्न और खड़ा होता है कि राष्ट्र का मतलब क्या होता है। आपने तो बता दिया राष्ट्रवाद क्या चीज होता है। बाबू, जिस जगह पे एक जाति के, एक धर्म के या फिर कह लो एक नस्ल के लोग रहते हैं उसी को हम लोग राष्ट्र कहते हैं। आपसे एक मेरा प्रश्न रहेगा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना कि क्या भारत एक राष्ट्र है। जिस हिसाब से मैंने आपको राष्ट्र का परिभाषा बताया, राष्ट्र उसे कहा जाता है जहां पे एक जाति के लोग, एक नस्ल के लोग अर्थात या फिर एक भाषा के लोग निवास करते हो या फिर रहते हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा आता है कि भैया ये जो राष्ट्रवाद की चिंगारी है, यानी कि जो देश के प्रेम करने की बात होती है, वो सबसे पहले किस जगह से स्टार्ट हुई थी। तो मैं सबसे पहले बता दूं ये यूरोप से स्टार्ट हुई थी। अगर आपको ये भी ना पता हो कि यूरोप है क्या चीज तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप एक महाद्वीप है और उस महाद्वीप के एक शहर से स्टार्ट हुआ था, जिस शहर का नाम हम लोग फ्रांस जानते हैं। आई होप, मुझे पता है कि आप लोग क्लास 9th में फ्रांस की क्रांति का चैप्टर हिस्ट्री से जरूर पढ़े होंगे, जिसमें ये कहा गया था कि 1789 में हमारा फ्रांस में क्रांति स्टार्ट हुआ था। आई होप समथिंग मतलब कुछ ना कुछ आप लोग जरूर जानते होंगे। तो आज मैं एक टॉपिक को लेकर मतलब उसमें बैकवर्ड जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस मैंने आपको समझा दिया कि हमारा जो राष्ट्रवाद है ये सबसे पहले किस जगह पे स्टार्ट हुआ था। तो आपके यूरोप महाद्वीप में, और यूरोप के एक शहर था जिसका नाम है फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो हम लोग मुझे आशा है कि आपको जितना समझाया उतना समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप हमारे वीडियोस को पूरा देखो और हमारे वीडियोस को लाइक करना, दूसरे लोगों को शेयर जरूर कर देना। चलिए तो कम ऑन द बोर्ड एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलाइजेशन या फिर नेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले इसको हिंदी का मतलब होता है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं या फिर क्या कहलाता है। मैंने इसको लिखा हुआ है कि देश के लिए प्रेम या फिर भावना ही हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। दूसरा चीज हमने आपको बता दिया कि यूरोप एक क्या है भैया, महाद्वीप है। महाद्वीप का इंग्लिश जो होता है वो हमारा होता है कंटिनेंट्स। ठीक है, आगे देखिए, हमने कहा कि राष्ट्रवाद की चिंगारी किस जगह से उत्पन्न हुई थी। तो यूरोप महाद्वीप से एक शहर का नाम है जहां पे कि फ्रांस शहर का है, वहां से ये निकली हुई थी। अब मैंने एक चीज आपसे कहा कि राष्ट्र किसे कहते हैं। अगर किसी को लिखना है तो वो लिख सकते हैं कि राष्ट्र आपका क्या कहलाता है। जिस जगह पे जहां पे एक ही कह सकते हैं धर्म, एक ही कह सकते हैं जाति, एक ही कह सकते हैं मतलब कलर, या फिर जिसको कहते हैं आप लोग रंग, या फिर कह सकते हैं एक ही लैंग्वेज के जो लोग निवास करते हैं बोलने वाले, उसी जगहिया को हम लोग क्या कह देते हैं बाबू, राष्ट्र कह देते हैं, या फिर इसी को हम लोग इंग्लिश में नेशन कह देते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें सबसे पहला आप लोग से बोला होगा कि चित्र फिगर नंबर
वन देखिए, वन एक चित्र है जिसमें कि आपको एक माता या फिर कह लीजिए यूरोपीय माँ का मतलब कह सकते हैं चित्र दिखाया गया है। आपको मैं इसके लिए थोड़ा सा चीज बता दूं, इसको मैं बोर्ड के हिसाब से नहीं अपने हिसाब से समझा देता हूं। आपको पता होगा कि हम लोग भी जस्ट लाइक इंडिया के लोग भी यहाँ पे कहते हैं भारत माता, ठीक है, या फिर उसी तरीके से हर देश यानी कि अमेरिका माँ या फिर कह लो कि यूरोप माँ ऐसे कहा जाता है। थोड़ा सा सोचना कि मतलब आखिर यहाँ पे माँ का ही दर्जा क्यों स्टार्टिंग किया जाता है। पापा भी तो कोई कह सकता था, जैसे भारत पापा या फिर मतलब कह सकते यूरोप पापा या फिर अमेरिका पापा, ऐसा भी तो लोग कह सकते थे। नहीं का कारण क्या है, क्यों आखिर उन्होंने नहीं कह दिया। बस एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज है कि यानी यहाँ पे माँ का ही दर्जा इसलिए दिया जाता है बाबू, क्योंकि माँ हमारी सहन जो मतलब उसके अंदर सहन शक्ति होता है माँ के अंदर वो ज्यादा होता है। एक मतलब कह सकते हैं कि पुरुष के हिसाब से एक महिला की सहन क्षमता या फिर सहन शक्ति ज्यादा होती है। अर्थात इसीलिए उन लोगों को सभी को हम लोग जिस भी देश की बात करते हैं लगभग हम लोग कह सकते हो कि फीमेल से बोध कराते हैं। अर्थात जैसे मैं अगर एक और एग्जांपल से समझाऊं तो आप लोग देखे होंगे कि छोटे क्लास जितने रहते हैं, जैसे सपोज दैट एलकेजी या फिर यूकेजी जो होता है बाबू, यहाँ पे मैडम लोगों को पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होता है, सहन शक्ति ज्यादा होती है। अगर बच्चे लोग हल्ला भी करते हैं तो मारेंगे नहीं, बल्कि उनको क्या करेंगे कि समझाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि अगर बाई चांस चले भी गए तो मतलब उन लोगों का हल्ला सुनते सुनते हम लोग को गुस्सा आ जाता है और कभी ना कभी हम लोग मार सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब यही कह सकते हैं कि हमारी भारत माता या फिर किसी भी देश की माता इसलिए दिखाया गया है कि भैया ये क्या होती हैं, ये मतलब कह सकते हैं कि कोमल होती हैं या फिर मतलब कि सभी की देख रेख करती हैं। जैसे कि हम ही लोग अपने क्लास में क्या कर देते हैं, आप जितने बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे, लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना है। 2-4 बार बोला, तीसरे बार में तो हम लोग खुद ही गुस्सा हो जाते हैं। तो इसीलिए एक टीचर को मतलब कह सकते हैं कि मेल टीचर को छोटे बच्चों में भेजा नहीं जाता है। ठीक है, आई होप मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, अब आगे है यूरोप में राष्ट्रवाद। अभी तो भैया सिर्फ मैंने बताया कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं, यूरोप है क्या चीज, या फिर राष्ट्रवाद की चिंगारी कहां से उत्पन्न हुई थी। एक चीज याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति कितने में हुई थी, 1789 या फिर हिंदी बोले तो 1789 में हुई थी। ठीक है, आई होप मुझे आशा है कि आप लोग को हमारी राइटिंग क्लियर होगी, ठीक है, और मेरा साउंड भी क्लियर होगा। आगे चलो, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। आपको मैंने जैसे कि चित्र का नाम लिया, ये चित्र बनाने वाले कौन थे बाबू, तो फ्रेडरिक सरियू थे। अब फ्रेडरिक सरियू ने क्यों चित्र बनाया, ये तो प्रश्न खड़ा होता है ना। अब इसलिए उन्होंने चित्र बनाया क्योंकि उनके मन में अर्थात उनके माइंड में ऐसा चल रहा था कि हमारे देश को कैसा होना चाहिए बाबू, लोकतांत्रिक होना चाहिए, या फिर कह सकते हो कि उनका सपना था कि हमारा जो समाज हो वो लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक गणराज्य भी हो। ठीक है, मतलब कि उनके मानसिकता बैठ गई थी, ऐसा उनका सोच था बाबू कि हमारा कैसा होना चाहिए भैया देश, तो एक लोकतांत्रिक होना चाहिए, एक समाज जो होना चाहिए गणराज्य होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कुछ समय के लिए एक टॉपिक ले लूं कि बाबू गणतंत्र किसे लोकतांत्रिक का मतलब क्या है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि यहाँ पे राजा ही राज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पहले जो जमाने के लोग रहते थे उन्होंने सोचा कि जब राजा से हम लोग प्रेम करते हैं वही हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। लेकिन बीच में कुछ ऐसे वर्ग आए जिन्होंने कहा कि नहीं मेरे भाई, अगर राजा मतलब गलत करता है तो उसका विरोध करो, वो हमारा राष्ट्रवाद नहीं कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलो, यहां तक तो हो गया क्लियर। अब अगला देखो, मैंने लिखा कि एक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद का विकास, मतलब कि यूरोप में क्या होने लगा कि राष्ट्रवाद की मांग होने लगी, डिमांड होने लगी। और आपको पता है जब एज अ पर्सन कोई एजुकेटेड हो जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि कौन दबा रहा है, मतलब कैसे दबा रहा है। और अगर मतलब आप जब तक शिक्षित नहीं होते हो तब तक आपको पता नहीं चल पाता है कि आपको कोई दबा रहा है, कोई सता रहा है, आपको क्या डिमांड करना चाहिए या फिर डिमांड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे थर्ड पॉइंट देखो, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का विकास हुआ। साथ साथ में यहाँ पे राष्ट्र और राज्य की जो अवधारणा थी यानी जो मानसिकता थी उसका भी विकास होने लगा। और इन तीनों कारणों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा बाबू, तो हमारे फ्रांस की क्रांति पर इन तीनों का प्रभाव पड़ा। अब फ्रांस की क्रांति थी क्या, इसको हम लोग अगले स्लाइड पे देख लेते हैं, क्योंकि अभी बोर्ड मेरा छोटा है और ये भर चुका है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको क्लियर से समझ में। चलिए तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, फ्रांस की क्रांति। आपको जैसे कि मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो फ्रांस की क्रांति है
1789 में हुई थी, यानी 1789 में हुई थी। इससे पहले मैं एक टॉपिक बताना छोड़ दिया था, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मैंने कहा हुआ था कि फ्रेडरिक सरियू जो थे, उनके मन या फिर मस्तिष्क में या फिर कह सकते हैं उनके दिमाग में एक चीज बैठ गया था कि हमारे जो देश है, यानी जो हमारा यूरोप है, जो हमारा कंटिनेंट है, उसको कैसा होना चाहिए बाबू। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने बैठा लिया था कि लोकतांत्रिक होना चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि भैया लोकतांत्रिक होता क्या चीज है, या फिर लोकतंत्र कहते किसको है। तो जो मतलब कह सकते हैं कि जो व्यक्ति या फिर जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का चुना गया प्रतिनिधि जो होता है, वही हमारा डेमोक्रेसी कहलाता है। मतलब कहने का है मेरे बाबू, आ जाओ यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते हो, या तो एमएलए होते हैं या फिर एमपी होते हैं, इनको आप लोग क्या करते हो, चुनते हो। तो यही जो आपका इलेक्शन होता है और जो आप लोग वोट देते हो, वही आपका कहलाता है बाबू कि हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, या फिर इसी डेमोक्रेसी के आधार पे आप लोग इन दोनों का क्या करते हो, चुनाव करते हो। और भी होते हैं, जैसे जिला परिषद हो गए, मुखिया हो गए, वार्ड हो गए, सरपंच हो गए, ये सभी हमारे डेमोक्रेसी है, तभी हम लोग क्या करते हैं, इनका चुनाव करते हैं। नहीं तो आपको पहले पता होगा कि एक राजा, अगर कोई राजा बन गया तो उसका लड़का राजा होता था, फिर उसका राजा होता था, लेकिन ऐसा तो वंशागुणत होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, चुनाव होता है। तो वो जो चुनाव होता है जनता के द्वारा चुना जाता है, तो वही हम लोग कहते हैं लोकतांत्रिक, या फिर इंग्लिश में उसी को बोला जाता है डेमोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग का टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अब इसका मतलब है कि 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्था को हुआ। अब पहला तो ये प्रश्न उठता है कि राजतंत्र था क्या भैया। तो राजा का जहां पे मतलब कह सकते हो तंत्र चलता है, या फिर राजा का जहां पे शासन चलता है, उसी को हम लोग कहते हैं बाबू राजतंत्र। यानी जहां पे राजा राज करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है प्रजातंत्र क्या होता है। तो जिसमें मतलब कह सकते हैं कि प्रजा के द्वारा जो इलेक्ट होकर जाता है, जो चुन कर जाता है, वो हमारा प्रजातांत्रिक कहलाता है। अर्थात 1789 में जो सत्ता थी उसका ये चर्चा किया गया कि राजतंत्र को हटाकर वहां पे प्रजातंत्र कर दो। जनता जिसको चूज करेगी, जनता जिसको इलेक्ट करेगी, वहीं आकर बैठ जाएगा, वहीं राज करेगा, वहीं शासन करेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ मतलब कह सकते हैं कि यहाँ तो ऐसे हो गया, तो फिर इसमें से कुछ क्या किया गया कि मतलब कि कुछ बातों को ध्यान में रखा गया। जैसे सबसे पहला इसमें ध्यान में रखा गया संप्रभुता। प्रश्न तो खड़ा ये होता है बाबू कि संप्रभुता है क्या चीज, यानी संप्रभुता का मतलब क्या होता है। मैं बता दूं, अगर कहीं कोई देश है वह स्वतंत्र है, अपने हिसाब से अपने राज्य को चला सकता है, अपने हिसाब से कोई कानून पारित कर सकता है, मतलब ना उसको किसी का सलाह लेना है, ना किसी का मशवरा लेना है दूसरे देश का, ना दूसरा देश उसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगा सकता है, वही आपका कहलाता है संप्रभुता। ठीक है, मतलब मैं अपना कोई भी काम करने के लिए फ्री हूं बाबू, तो ये हमारा क्या है, संप्रभुता है। क्या आपको प्रधानमंत्री, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल दे दूं कि आपके जो प्रधानमंत्री थे लगभग 2018 में लगता है कि नोटबंदी करवाए थे। क्या नोटबंदी करवाने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति से इन्होंने पूछा था कि मैं भारत में नोटबंदी करने जा रहा हूं, आपको ऐतराज है या नहीं? नहीं। तो जब नहीं पूछा था तो यही हमारा क्या कहा जाता है, संप्रभुता कहलाता है। आगे चलो, दूसरा सामूहिक पहचान विकसित करें, यानी कि जो हमारी सोशल कह सकते हैं कि जो हमारी सामूहिक है, मतलब जो कम्युनिटी है उसकी पहचान होनी चाहिए। यानी हर व्यक्ति की, जैसे अभी आज सब लोग क्या पड़ा हुआ है कि हम लोग प्रचार हो जाए, मतलब हमारा नाम हो जाए, हम जहां भी जाए खड़े रहे तो वहां पे लोग मुझे पहचाने, वही हमारा कहलाता है सामाजिक पहचान होना या फिर सामूहिक पहचान होना। फिर अगला उनका प्रश्न खड़ा था, मतलब अगला उनका कहना था कि यूरोप को निरंकुशता से मुक्त करे। यानी निरंकुशता था क्या भैया, किसी पे अत्याचार करना, किसी को दुख देना, राजा के द्वारा प्रताड़ित करना प्रजा को, ये सभी उनके क्या थे, निरंकुशता थे। और इसी से जो उदारवादी थे, आगे बताऊंगा कि उदारवादी क्या होता है, वो लोग चाहते थे कि इससे क्या हो जाए, निरंकुशता से हम लोग मुक्त हो जाए। फिर अगला जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई। अब प्रश्न करेंगे कि सर जैकोबिन क्लब था क्या चीज। जैकोबिन क्लब तो आपने बता दिया कि जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई, लेकिन ये था क्या चीज, तो आपको बता दूं यह एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो कि लोगों को राजा के बारे में बताती थी कि हाँ राजा जो कह रहा है वो गलत कह रहा है या फिर सही कह रहा है, और इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी था। मतलब कि अगर आपके अंदर जागरूकता ही नहीं आएगी तो आप किसी को कैसे जानोगे कि सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सही है या फिर क्या है।
नहीं जान पाओगे। अब एक चीज बता दो कि शिक्षा को अगर मतलब मैं खत्म कर दूं, आप जान ही ना पाओ कि मैं बेहतर काम कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, तो फिर उसका कोई भी प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो राष्ट्र की भावना की संरचना, यानी कि जो राष्ट्र की भावना थी, जो अपने देश के लिए प्रेम की भावना थी, उसकी संरचना कैसे बनी, मतलब उसको एक तरह से कह लो कि ढांचा यानी स्ट्रक्चर कैसे बना। तो इसमें सबसे पहला, या फिर पहले तो ऐसे पढ़ लेते हैं, क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। अब क्रांतिकारी थे क्या भैया, जब अपन देशवा को विकास करना चाहता था, जो पढ़ा लिखा था, जो समझ रहा था कि राजा क्या कर रहा है, गलत कर रहा है या अच्छा कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्रांतिकारी कहते हैं। और इन क्रांतिकारियों ने कई कदम उठाए जिससे कि देश में क्या हो सके, राष्ट्र कह सकते हैं अपने राष्ट्र में राष्ट्रवाद हो सके, यानी कि मतलब कि हर व्यक्ति के दिलों में क्या हो सके, देश के प्रति प्यार जाग सके। और इस प्यार को, जैसे मान लीजिए आपको बता दूं कि हमारे भारत का जब हमें झंडा दिखाई देता है तो हम लोग बड़ा उसका सम्मान करते हैं, दैट मीन्स हम लोग राष्ट्रवाद करते हैं, यानी अपने देश से प्रेम करते हैं। जब राष्ट्रगीत सुनते हैं तो सम्मान करते हैं, जब राष्ट्रगान सुनते हैं तो सम्मान करते हैं, अर्थात मतलब हम लोग अपने देश से मतलब कह सकते हैं एक तरह से प्यार करते हैं या फिर राष्ट्रवाद करते हैं, वही चीज है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे है कि पृथ्वी और उसके नागरिकों में ला पैट्री लेसिटान चालू स्टार्टिंग किया। दूसरा है इसमें फ्रांसीसी झंडे, मैंने अपने ही झंडे से बोल ही दिया कि भैया जब भी हम लोग क्या करते हैं अपने झंडे को देखते हैं तो उससे हमारी क्या होती है, गर्व महसूस करते हैं। जस्ट लाइक वैसे ही मतलब यूरोप में भी कह सकते हैं कि वहां भी फ्रांसीसी के लोग जो थे, या फिर जब फ्रांसीसी झंडा दिखते थे तो लोग अपने आप को गर्व महसूस करते थे, प्राउड फील करते थे। ठीक है, अगला है कि केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध कराई गई, मतलब सेंट्रल जो कर सकते हैं एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था वो प्रोवाइड किया गया। फिर स्टेट जनरल के सक्रिय नागरिकों के द्वारा चुना जाने लगा। चुने जाने का मतलब कि जो मतलब जैसे कि राजा था तो राजा के गद्दी पे जो बैठने के लिए आता था उसका चुनाव होने लगा, यानी उसका इलेक्शन होने लगा। जैसे अभी वर्तमान में मतलब कर लीजिए कि एमपी एमएलए का चुनाव होता है, या फिर कर लीजिए आपका मतलब इनडायरेक्टली मतलब कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसी तरीके से चुनाव होने लगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत पे भी पहले ही चर्चा कर दिया कि जो देश से प्रेम करता है वो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र झंडा इन सभी से भी प्रेम करेगा। फिर वहां पे अपनाया गया भार मापन की एक समान पद्धति। अब देखिए जैसे वहां पे था कि मान लीजिए एक ये शहर है, सपोज ऐसे एग्जांपल एक बता देता हूं, और एक ये शहर है। अब यहाँ पे अगर किसी सामान को लेकर जाते हैं 100 केजी हो जाता है, और यहाँ पे उसी सामानिया को लेकर जाते हैं तो 50 केजी हो जाता है। तो इसको कहा गया कि भैया इसको क्या कर दो, तुम हटा दो। अगर यहाँ पे भी 100 केजी होता है तो यहाँ भी ये क्या होना चाहिए, 100 केजी होना चाहिए। फिर फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया गया, यानी जो फ्रेंच भाषा थी, फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसकी भी क्या कर दी गया, उस लैंग्वेज को मतलब बढ़ावा दिया गया। ठीक है, मतलब कि इंक्रीजिंग कर दी गई, मतलब कि उस लैंग्वेज को लोग ज्यादा से ज्यादा बोलने स्टार्ट कर दिए। तो फिर से हमारा ये बोर्ड फंस गया है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियोस, मतलब अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज जो रेड कलर का सब्सक्राइब दिख रहा है उसको प्लीज प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि मतलब वीडियोस और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव आपके पास जा सके। आते हैं थर्ड स्लाइड पे। ठीक है, इस वीडियोस में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ, वो भी पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।